हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारी इस वीडियो में। आज हमारे सामने प्रस्तुत है कक्षा 12 हिंदी का प्रश्न पत्र। इसे आप मॉडल पेपर भी समझ सकते हैं। तो चलिए बिना देर गवाए प्रश्न पत्र के प्रश्नों को हल करते हैं। तो खंड का में पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो चलिए देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों में हमसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला है कि गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। तो गेहूं और गुलाब के लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो त्रिवेणी निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ध्रुव स्वामिनी की रचना विधा है, आप सबको पता ही है, नाटक, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा रचित है। वोल्गा से गंगा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है ब्रज भाषा में लिखा गया है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, आप सबको पता है, सूरदास। रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार काल। साकेत के कवि हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है। तो द्विवेदी युग की कविता को कहा जाता है इतिवृत्तात्मक। चलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को हमने हल कर लिया, अब आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। तो आगे हमसे कहा जा रहा है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश देखिए, पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी, इसे आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह राष्ट्र का स्वरूप पहला चैप्टर है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित है, वहां से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्यपुस्तक हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचनाकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब आप दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर सकते हैं कि विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाठ खड़ा करना है। मतलब विज्ञान और परिश्रम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया निर्धारण करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। खुला अर्थ है, आप स्पष्ट कर सकते हैं। और अब देखिए अथवा करके दूसरा है कि मैं खास तौर से युवा छात्रों से ही क्यों मिलता हूँ। इस सवाल का जवाब तलाशते हुए मैं अपने छात्र जीवन के दिनों के बारे में सोचने लगा। मैं आपको ये बता दूं कि ये तेजस्वी मन के संपादित अंश नामक चैप्टर से लिया गया है। इसके रचनाकार डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। आप इस प्रश्न को भी देख लीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम सभी प्रश्नों को हल नहीं करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो इससे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए चौथा प्रश्न है पद्यांश। जिस तरीके से गद्यांश में अर्थ स्पष्ट करने को आता है, उसी तरीके से पद्यांश में भी। तो पद्यांश को देख लेते हैं हम। तो कह रहा है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो देखिए यह पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्वारा रचित है, वहां से लिया गया है। तो हम आपको अर्थ स्पष्ट कर दे रहे हैं। तो इसमें राधा पवन से कहती हैं कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। नव जलद मतलब नवीन बादल, कंज मतलब कमल। मतलब मेरे प्रियतम श्री कृष्ण नवीन बादल के समान है और उनके नेत्र कमल के समान है। जाके आए ना मधुबन से और न भेजा संदेशा, जब से वह मधुबन से गए हैं तब से वापस नहीं आए और कोई संदेश भी नहीं भिजवाया है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही, और मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में रोती हूँ, नित्य मैं रोती हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। तो हे पवन, यह मेरी दुख कथा तुम जाकर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को सुना दो। इस चैप्टर का पूरा अर्थ मैंने अपनी वीडियो में स्पष्ट किया है, आप मेरे चैनल पर जाकर इस चैप्टर के सारे अर्थों को देख भी सकते हैं। तो चलिए प्रश्नों के उत्तर को हम लोग देखते हैं। तो पहला प्रश्न हमसे किया जा रहा है कि राधा किसके द्वारा श्री कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं? पवन। इसका अर्थ स्पष्ट है। श्री कृष्ण का सौंदर्य कैसा है? तो वे नवीन जलद के समान है और उनके नेत्र कमल के समान है। रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए, यहाँ रेखांकित अंश नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको सब व्याख्या बता दिया हूँ। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो यह प्रश्न है राधा की मनोदशा का वर्णन। तो ऊपर है कि राधा अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह से रोती हैं। और उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक
पवन दूतिका, कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभनील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक, छाया को कोकी का विलोक। तो यह नौका विहार जो सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित है, आप वहां पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो पद्यांश का संदर्भ हो ही जाएगा। तो कवि ने प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किस प्रकार किया है? तो देखिए यहाँ पर माँ के उर पर, यानी माँ के उर मतलब हृदय होता है, माँ के उर पर शिशु सा, एक नवजात शिशु सा, धारा में, उसी प्रकार समुद्र की धारा में एक द्वीप है, जिस प्रकार माँ के हृदय से एक शिशु समीप उसके रहता है। यही कह रहे हैं कवि। इसी तरह का प्राकृतिक सौंदर्य है। ऊपर भी है, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल। अति दूर क्षितिज आकाश, विटप मतलब वृक्ष होता है, तो वृक्षों की मालाएं पंक्तिबद्ध रूप से अत्यंत दूर बहुत ही सुशोभित होती हैं। इस तरीके से आप इसमें प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन कर सकते हैं। और फिर आगे है, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ दो बाहों से दूरस्थ तीर, तो नदी के दोनों किनारों के मनुष्य की दो बाहों से स्पष्ट किया गया है, ये आप स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या देखिए। इसमें वह कौन विहग क्या विकल कोक, उड़ता हरने निज विरह शोक। इसमें देखिए एक पक्षी है, नर पक्षी, जो मादा पक्षी की छाया को वह अपनी प्रेमिका समझकर उड़ता है, उसे तलाश करता है, लेकिन वह उसकी छाया होती है। तो वही कहते हैं, वह कौन विहग, वह पक्षी कौन है, क्या विकल कोक, क्या वह विरही कोक है, जो अपने निज विरह, अपने आंतरिक विरह को दूर करने के लिए कोकी अर्थात मादा पक्षी की छाया को देखकर उड़ रहा है। तो यही देखिए इसका व्याख्या हो गया। कवि को वृक्षों को देखकर कैसा प्रतीत होता है? यहाँ पर अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, इसे आप स्पष्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो आप इसको देख सकते हैं, दोनों है, एक पद्य से आएगा, मतलब एक कविता के लेखक का आएगा, और एक गद्य का। फिर अगला प्रश्न है आपसे 5 नंबर में पूछा जाएगा कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के माध्यम से पाठक को क्या संदेश मिलता है, या ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट के कथानक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मैं पंचलाइट कहानी के उद्देश्य से एक वीडियो है मेरे चैनल पर, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर मैंने इस प्रश्न को स्पष्ट किया है। फिर 7वां प्रश्न है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न जो है, इसको भी मैंने अपने चैनल पर स्पष्ट किया है, मुक्तियज्ञ खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अब खंड खा के प्रश्नों को हल करते हैं। तो 8वें में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हमसे संस्कृत से एक पैराग्राफ आएगा, जिसका हम लोगों को जो है अर्थ स्पष्ट करना रहेगा पेपर में। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। तो महामनस्विना मदन मोहन मालवीयश्च जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृतस्य सम्मान्यः विद्वानः आसीत्। इनके पिता पंडित व्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे एवं संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालय म्यूर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षा प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला में राजकीय विद्यालय म्यूर सेंट्रल महाविद्यालय का नाम है, में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान, यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य प्रारंभ कर दिए। युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोहित कर लेते थे। अतः अस्य
सुहृदयं तं प्रांग विवाक पदवी प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुम प्रेरितवन्तः। अतः इनके शुभ चिंतकों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त करके देश की श्रेष्ठतर सेवा करने के लिए प्रेरित किया। और फिर आगे देखिए, तदनुसारम अयम विधि परीक्षा उत्तीर्ण। उनके अनुसार, अपने शुभचिंतकों के अनुसार, यह विधि परीक्षा अर्थात कानूनी परीक्षा को उत्तीर्ण करके प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में प्रांग विवाद कर्मा वकालत का कार्य प्रारंभ किए। विधि प्रकृष्ट ज्ञानन, कानून के विषय में अत्यधिक ज्ञान, मधुर अलापेन, मधुर व्यवहार, उदार व्यवहार, और जो इससे इन सभी व्यवहार से शीघ्र ही यह मित्रों न्यायाधीशों के बीच सम्मान के पात्र हो गए। तो देखिए, हमने अर्थ को भी स्पष्ट कर दिया। आगे फिर दूसरा है पंचशील मित शिष्टाचार विषय का सिद्धांता। ये भी पंचशील से है, वो उस चैप्टर से लिया गया, और ये आपका मदन मोहन मालवीय चैप्टर से लिया गया, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। फिर जो है आगे है, निम्नलिखित पद्यांश श्लोकों में से किसी एक ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद। तो विद्या विवादाय धन मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेत ज्ञानाय दानाय चारत छड़ाए। तो यहाँ पर कह रहा है कि मूर्ख लोगों की विद्या विवाद के लिए होती है, और धन आलस्य के लिए होता है, परेशान परिपीडनाय। और जो है देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि विद्या विवादाय, विद्या उनकी विवाद के लिए होती है, और धन जो है लोगों को मतलब पीड़ा देने के लिए आप कह सकते हैं, और शक्ति लोगों को पीड़ा देने के लिए होती। इसके विपरीत जो सज्जन पुरुष होते हैं उनकी विद्या जो है अच्छे कार्यों के लिए होती है, और धन जो है दान के लिए होता है, और शक्ति जो है रक्षा के लिए दूसरों की होती है। तो आप इसे देख सकते हैं। फिर इसी तरीके से आप मतलब संस्कृत के सभी प्रश्नों को देख लीजिए। आगे हम व्याकरण के प्रश्नों को कर दे रहे हैं। निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। लोहा लेना मतलब मुकाबला करना, बोटी बोटी फड़कना उत्साह भरना, आसमान से बातें करना ऊंचा होना, एक थाली के चट्टे बट्टे, एक ही विचार और स्वभाव के व्यक्ति। 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। धात्रंसा का संधि विच्छेद, यहाँ पर दीर्घ संधि है। नान्यत्र नाधन अन्यत्र दीर्घ संधि। पवन पोधन अन अयादि संधि है। अब फिर देखिए, जगते में कौन सी विभक्ति और वचन है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। सर्वस्याम सप्तमी विभक्ति बहुवचन। फिर 11वां प्रश्न देखते हैं हम। तो 11वां प्रश्न है, अतल और अतुल निम्न शब्द युग्मों का सही अर्थ। 1 नंबर मिलेगा आपको इस पर। तो अतल मतलब बिना तल के, और विपुल, अतुल का मतलब देखिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अतल मतलब बिना तल के, और अतुल मतलब विपुल अधिक। फिर दूसरा प्रश्न है, तर्क और तक्र। तो तर्क का अर्थ होता है इसका मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा, बहस और मट्ठा। तक्रम का अर्थ होता है मट्ठा। फिर खा वाले प्रश्न में हमसे कह रहा है कि अचल का अर्थ है, तो अचल का बी ऑप्शन सही है, पर्वत गतिहीन और अटल। फल का अर्थ है, तो फल का अर्थ है वृक्ष का फल एक होता है, दूसरा परिणाम, और तीर का अगला भाग। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। तो संयम से और कम खर्च करने वाला ऑप्शन नंबर सी सही है, मितव्ययी। उपकार को मानने वाला, तो इसका ऑप्शन ए सही है, कृतज्ञ। फिर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो मेरे को पुस्तक चाहिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुझे पुस्तक चाहिए। फिर आप देख सकते हैं 12वें का प्रश्न है, जोश किस रस का संचारी भाव है? तो आपको पता है वीर रस का, उत्साह। मूर्छित होना किस रस का अनुभाव है? रौद्र। फिर नील सरोरुह श्याम सरुण अरुण बारिज नयन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर सयन। तो इसमें छंद पूछ रहा है, राइट आंसर सोरठा। आगे है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। तो इसमें क्या है? इसमें है दोहा। और फिर इसमें देखिए अलंकार भी है, एक उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। और फिर आगे हम देखते हैं गा वाले प्रश्न को। तो जहां काव्य की शोभा का कारण शब्द होता है, तो तुरंत ही स्पष्ट हो जाता है कि वहां पर शब्द अलंकार होगा। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। तो यहाँ पर